मैट्रिक और इंटर एग्जाम के लिए 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है। मैट्रिक वालों का तो कम से कम 1.5 महीने भी है, लेकिन इंटर वालों का तो 1 महीने समय बचा हुआ है। तो अब इस 1 महीने के समय में, इस बचे हुए टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्टडी को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के, और ये बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम में हम बेहतर परफॉर्म कर सकें, अच्छी स्कोरिंग कर सकें, बेहतर मार्क्स ला सकें, बेहतर परसेंटेज ला सकें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं 3 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिसको फॉलो आपको हर हाल में करना है। क्योंकि देखिए, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये 30 दिन जो बचे हुए हैं ना, ये आपके बेहतरीन 30 दिन हो सकते हैं और इन 30 दिनों का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है, अगर आप में से किसी छात्र ने अगर इस एग्ज़ाम के टेंशन को दिमाग पे सवार कर लिया है, तो पहले तो उसे उतार फेंकना है। एग्ज़ाम ही है, पार हो जाएगा। एग्जामिनेशन का टेंशन दिमाग पे सवार नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन को बस एग्जामिनेशन की तरह ही लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मैं भी एक टीचर हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि स्ट्रेस इतना ले लेते हैं बच्चे कोई कि उस स्ट्रेस की वजह से तो कई बार बीमार तक पड़ जाते हैं। अच्छा, इतना जब आप प्रेशर लीजिएगा, एग्जाम का इतना स्ट्रेस लीजिएगा, तो उससे एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो जाता है कि आप बचे हुए समय में अगर कुछ तैयारी भी करते हैं, कुछ रिवीजन भी करते हैं, कुछ पढ़ाई भी करते हैं, तो वो याद नहीं होता, ना तो समझ में आता है, ना तो याद हो पाता है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का टेंशन लगा रहता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैथ का टेंशन लगा रहता है, और मैथ पढ़ रहे हैं तो बायो का टेंशन लगा हुआ है। उस तरह से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस वाले भी हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी हैं। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ध्यान उस पर नहीं है, ध्यान लगा हुआ दूसरे सब्जेक्ट पर। तो ये स्ट्रेस की वजह से जो आप पढ़ते हैं, जो आप याद करते हैं, वो भी आपका दिमाग में नहीं रह पाता, टिक नहीं पाता, याद नहीं हो पाता, वो निकल जाता, कोई फायदा ही नहीं हो पाता। तो सबसे पहले स्ट्रेस को दिमाग से निकालना है। एग्जाम को बस एग्जाम की तरह लेना है। चलिए ठीक है, खुदा ना करे, भगवान ना करे, गॉड ना करे, अगर कोई फेल ही हो गया तो क्या दिक्कत है, हम फिर से ट्राई करेंगे। ये बस एक एग्जाम है। ये अभी जो ज़िंदगी आपकी आगे आने वाली है ना, इसमें तो इससे बड़े बड़े इम्तिहान आपको देने पड़ेंगे, इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपको देनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक कागज़ कलम का इम्तिहान है ना। अभी तो बहुत सारी परीक्षाएं बाकी हैं, बहुत सारे इम्तिहान, बहुत सारे ऐसे मुश्किल घड़ियां आने वाली हैं। अब इतने छोटे से एग्ज़ाम से आप अगर घबरा जाएंगे, इसमें फेल होने से अगर आप डर करके और स्ट्रेस को, टेंशन को दिमाग पर सवार कर लेंगे, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए पहले तो इस स्ट्रेस को अपने दिमाग से निकालना होगा। स्ट्रेस निकाल देंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो सारी बातें हमें याद हो रही हैं। हम उन बातों को अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में सेव कर पा रहे हैं। तो ये फ़ायदा होगा आपको स्ट्रेस ना लेने से। ये पहला काम आपको करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये स्ट्रेस को दिमाग से हटाए कैसे? तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए, सुबह टहलने की आदत डालिए। इससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश होता है। 10 मिनट का धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे भी माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है। अब ये एक काम तो हमने कर लिया, अब दूसरा काम क्या करें? देखिए, अब 1 महीने का समय है, तो इस 1 महीने के समय में जो है ना, आप जो भी चीज़ें याद करना चाहते हैं, उस याद करने वाली चीज़ों को आप लिखना शुरू कर दीजिए। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ चीज़ है। याद करने से कोई चीज़ उतना अच्छा याद नहीं होता जितना कि वो लिखने से याद हो जाता है। ये हकीकत है। आप खुद भी ट्राई करके देखिए। कोई चीज़ आप 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख करके देखिए। कोई अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन है, परिभाषा है, और अगर आपको वो याद नहीं हो रहा, तो उस परिभाषा को, उस डेफिनेशन को आप लिखिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखिए, आप देखिएगा कि आपको याद हो गया। तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, और ख़ास करके उन चीज़ों को जो आपको याद नहीं होते हैं, उनको लिखिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, जो चीज़ आप याद करना चाह रहे हैं और वो याद नहीं हो रहा, लिखने से पहली बात तो ये कि वो याद हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। और एग्ज़ाम तो भाई लिख के ही देना है। वहाँ पर तो कोई आपसे खड़ा करा कर पूछेगा नहीं ना कि भाई खड़ा हो जाओ, इस सवाल का जवाब दो, उस सवाल का जवाब दो। वहाँ पर तो आपको अपने आंसर या तो OMR शीट पे देने हैं, या फिर आपके आंसर बुक पे देने हैं, कॉपी पे देने हैं, लिख करके देना है। आप तो वहाँ होंगे नहीं ना। यानी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, तो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के सामने आप तो नहीं ना होंगे, आपकी कॉपी होगी, आपके लिखे हुए आंसर होंगे। तो जब आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट कॉपी चेक करने वाले टीचर पर पड़ता है, असर पड़ता है। इसलिए आप जब लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, आप डेली 1 घंटा ही लिखने का डालिए ना, आप डेली 1 घंटा ही लिखिए,
इस एक महीने में अगर आप 1 घंटा भी लिखते हैं, उन चीज़ों को लिखिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन चीज़ों को लिखिए, उन प्रश्नों और उत्तरों को लिखिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि आपके लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ वो क्वेश्चन याद भी होंगे। अब लिखने की प्रैक्टिस होगी तो उसका फायदा क्या होगा? देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एग्जामिनेशन हॉल में, आंसर उनको याद था, आंसर याद था और याद होने के बावजूद उस समय की कमी की वजह से अपने आंसर पूरा नहीं लिख पाते। मतलब जितना आंसर उनको देना होता है उसमें कुछ क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, समय के अभाव में टाइम पास हो जाता है और वो पूरा अपना नहीं लिख पाते। ये होता क्यों है? होता यह है कि लिखने की प्रैक्टिस ना होने की वजह से बच्चे आराम आराम से लिखते रह जाते हैं और समय हो जाता है खत्म, और वहां पर मालूम पड़ता है कि अब हमारे पास क्वेश्चन है, उसका आंसर भी याद है पर समय नहीं है, लिख नहीं पाते। उस वक्त कितना अफसोस होता होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये जिस पर बीतती है वही कह सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और तीसरा काम आपको क्या करना है कि बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं? तो रिवीजन में आप मैक्सिमम मॉडल सेट हल कीजिए, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किए वो हल कीजिए, या फिर मार्केट में और भी अलग अलग पब्लिकेशन के मॉडल सेट आए हुए हैं, उन मॉडल सेट्स को हल कीजिए। और सिर्फ मॉडल सेट को हल ही मत कीजिए बल्कि टाइम लिमिट के अंदर हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, पढ़ के समझने के लिए, और 3 घंटा एग्जाम देने के लिए। और मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें 2.5 घंटा एग्जाम के लिए, 15 मिनट जो क्वेश्चन पढ़कर समझने का समय होता है वो मिलता है आपको। अब ये 3.25 घंटे का जो समय मिल रहा है, इस 3.25 घंटे के समय के अंदर ही आपको अपने मॉडल सेट के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट हल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखिए, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और रिवीजन में आपको एक चीज़ और शामिल करना है, जो अलग अलग साल के क्वेश्चन बैंक होते हैं, उस क्वेश्चन बैंक में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन के सामने वो क्वेश्चन किस साल आया था, किस एग्जाम में आया था, एनुअल में, कंपार्टमेंटल में, वो लिखा हुआ होता है। वो अगर कोई क्वेश्चन जिसको आप देखते हैं कि उसके सामने कई सारे साल 2022 भी लिखा हुआ है, 24 भी लिखा हुआ है, 25 भी लिखा हुआ है, एनुअल भी लिखा हुआ है, कंपार्टमेंटल भी लिखा हुआ है, अगर ऐसा मिलता है तो समझिए कि वो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में विशेष करके उन पर ध्यान दीजिए, उनको याद कीजिए। इससे क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, वो जब बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 26 में भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए उनसे आपको फायदा मिल सकता है। और ये राइटिंग की जो मैंने बात की उसका फ़ायदा केवल कॉपी में मिलेगा, लेकिन एक काम आपको और करना है जिसका फ़ायदा आपको OMR सीट में मिलना है। देखिए, मेरा देखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में, चूंकि मैं काफ़ी करीब से मैं देख चुका हूँ इस चीज़ को और हर साल देखता हूँ, तो जो OMR सीट मिलता है ना मैट्रिक इंटर में बच्चों को, उसमें जो गोल गोल करना होता है, सर्किल को पेन से जो फिल करना होता है, भरना होता है ना, वो बच्चे जो है ना फास्ट नहीं भर पाते। और अगर कोई फास्ट करने की कोशिश करता भी है तो उनका पेन उस सर्किल से, गोले से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए पहला तो ये काम करना है आपको कि एक ऐसा पेन रखना है ब्लैक कलर का पहले से लेकर के, और थोड़ा चला करके भी, कि जो थोड़ा मोटा चलता हो, कम से कम 1 mm या उससे ऊपर का जो है ना पेन होना चाहिए, ठीक है, मोटा जो चलता हो, ठीक है, वैसा पेन होना चाहिए। और बिल्कुल न्यू भी नहीं होना चाहिए, वो आप 2-4 दिन उसको चला लीजिए, उससे क्या होता है कि स्मूथ हो जाता है। अब वो पेन आपको लेके जाना है OMR सीट रंगने के लिए। उससे क्या होगा ना कि आपको OMR सीट रंगने में समय कम लगेगा। और OMR सीट रंगने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि बीच से शुरू कीजिए और पूरे गोले को भरिए। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि गोले को या तो आधा ही भरते हैं या पूरा नहीं भरते, या फिर भरते तो हैं पर बीच बीच में खाली रह जाता है। ऐसी स्थिति में OMR सीट को रीड करने वाली जो मशीन होती है ना, वह OMR सीट को रीड नहीं कर पाती और उस क्वेश्चन का आंसर जो सही होना चाहिए था उसका भी नंबर बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो OMR सीट रंगने की, गोले को भरने की प्रैक्टिस भी पहले से कर लीजिए थोड़ी सी, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको उसको रंगने में टाइम ना लगे। और सिर्फ OMR सीट पर ही गोला नहीं करना है, आपको अटेंडेंस सीट पर भी गोले करने हैं, तो सब में काम आएगा। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ टिप्स मैं आपको एग्जाम से पहले देता रहूँगा, ताकि आपके सामने जो समस्याएं आती रहती है वो आपको नहीं आ सके, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जा सकें। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आप अभी जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें कहाँ पर दिक्कत आ रही है, या कोई अगर आपका दूसरा कोई सवाल है तो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।